नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 मार्च सन 2026 त्रयोदशी तिथि आज सुबह 9:23 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस व भाजपा ने एक सीट जीती। 5 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। हरियाणा में युवाओं को मिलेंगे 6,000 रुपये प्रति माह, ऐसे करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, खेल सामग्री के लिए सरकार ने मांगे पंचायतों से आवेदन। हरियाणा के 9 में शिक्षा को मिलेगा नया आधार, सरकारी स्कूलों में बढ़ने जा रही हैं ये सुविधाएं। सेना की वर्दी पहनने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, आवेदन के लिए जल्द करें अप्लाई। चंडीगढ़ कोर्ट में 17 व 18 मार्च को नो वर्क डे बार काउंसिलिंग के होंगे चुनाव। कुरुक्षेत्र में सरस्वती तीर्थ पर चैत्र 14 मेला शुरू, 5 लाख श्रद्धालु करेंगे मुख्य स्नान। पहली बार 4 दिन तक चलेगा मेला। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने ट्रेजरी अफसर यानी TO और असिस्टेंट ट्रेजरी अफसर यानी ATO भर्ती का फाइनल रिजल्ट किया जारी। CBSE में नकल करते पकड़े गए तो देना होगा कंपार्टमेंट। बोर्ड ने 10वीं व 12वीं के लिए नए नियम लागू किए। रोहतक PGI में ओरल कैंसर क्लिनिक शुरू, एडवांस टेक्नोलॉजी से मरीजों का होगा इलाज। हरियाणा SSC परीक्षाओं में मुफ्त सफर व इन शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। हरियाणा सरकार ने श्रद्धालुओं को भी दिया तोहफा। एयरटेल ने लॉन्च किया नया फैमिली रिचार्ज प्लान, एक साथ चलेंगी 4 सिम। और हरियाणा सुपर 100 योजना, छात्रों को फ्री IIT व नीट कोचिंग, पास करनी होंगी 2 परीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में हुई बारिश के बाद अधिकतम तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। आंधी और बारिश के कारण गेहूं की खड़ी फसल भी खराब हो गई। मौसम विभाग के अनुसार 18 मार्च को फिर से मौसम में बदलाव होगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण रविवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश व आंधी का दौर रहा, तो वहीं 5 जिलों में ओले गिरे। इसका राज्य में तापमान पर भी असर पड़ता दिखाई दिया। सबसे अधिक तापमान महेंद्रगढ़ में 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तापमान नीचे गिरा है। सिरसा में सबसे अधिक यानी 5.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार 16 से 18 मार्च को बारिश और 19 से 20 मार्च को तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिर सकते हैं। वहीं अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट हिसार और सिरसा में देखने को मिली। अचानक आई इस गिरावट से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। कुल मिलाकर बात करें तो हरियाणा में 18 से 21 मार्च के दौरान कहीं कहीं तेज गति की हवाओं, अंधड़ यानी आंधी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने व हल्की बारिश, बूंदाबांदी और ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना जताई गई है। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस भर्ती के लिए हरियाणा के अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर और पंचकुला जिलों के पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ के युवा भी इस प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं। महिला वर्ग के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल निर्धारित की गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। यह भर्ती पुरुष वर्ग में अग्निवीर, सामान्य कर्तव्य, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क व स्टोर कीपर तथा 8वीं और 10वीं पास ट्रेडमैन पदों के लिए आयोजित होने जा रही है। वहीं महिला वर्ग में बात करें तो यह भर्ती प्रक्रिया महिला मिलिट्री पुलिस के पदों के लिए की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते ऑनलाइन आवेदन पूरा कर ले। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में भाजपा के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर बौद्ध ने जीत दर्ज की। कुल 90 विधायकों के वोट थे, जिनमें से इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के 2 विधायकों ने वोट नहीं डाला। कांग्रेस के 4 और भाजपा का 1 वोट रद्द हो गया, जिसके चलते 83 वोट वैध माने गए। संजय भाटिया को पहली प्राथमिकता के 27.66 वोट मिले। निर्दलीय नांदल को 27.34 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के करमवीर बौद्ध को 28 वोट मिले। इस प्रकार नांदल बौद्ध से केवल 0.66 वोट यानी कि 1 वोट के कम अंतर से हार गए। जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस चुनाव में हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। हमने अग्नि परीक्षा पास की है। जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उन्हें जनता देख लेगी। कुल 90 विधायकों के वोट थे, जिनमें से 2 ने वोट नहीं डाला और 5 वोट रद्द हो गए। इस प्रकार कुल 83 वोट बचे। भाजपा के 48 विधायकों में से 1 का वोट रद्द हो गया, जिससे 47 वोट बचे। पहली प्राथमिकता वाले वोट भाटिया को 39 और नांदल को 8 मिले। कांग्रेस के 37 विधायकों में से 4 वोट रद्द हो गए और 5 ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे
28 वोट बचे। इससे करमवीर बौद्ध की जीत तय हो गई। यदि इनेलो ने राज्यसभा चुनाव से दूरी न बनाई होती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। कांग्रेस की जीत 0.33 वोट वैल्यू यानी कि 1 से भी कम वोट के अंतर से हुई है। अगर इनेलो पार्टी निर्दलीय नांदल को वोट देती तो उनकी जीत तय थी। हरियाणा सरकार युवाओं की आर्थिक सहायता के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को भत्ता देने के लिए सक्षम युवा योजना चलाई गई है। यह योजना राज्य के रोजगार निदेशालय के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसके तहत पात्र युवाओं को 100 घंटे के कार्य के बदले बेरोजगारी भत्ता और पारिश्रमिक दिया जाता है। योजना के अनुसार युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भत्ता दिया जाता है। इसमें कक्षा 12वीं पास युवाओं को 900 रुपये प्रति माह, स्नातक को 1500 रुपये प्रति माह और स्नातकोत्तर युवाओं को 3000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। काम के बदले सभी पात्र युवाओं को 6000 रुपये प्रति माह कार्य भत्ता भी दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही उसका संबंधित रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना भी आवश्यक है। इसमें ओपन या डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से डिग्री करने वाले उम्मीदवार भी पंजीकरण करा सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार सक्षम युवा के आधिकारिक पोर्टल hreyahs.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। हरियाणा में खेल सुविधाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में खेल विभाग द्वारा सभी जिलों के ग्राम पंचायतों और नगर निकायों से खेल सामग्री के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए रेवाड़ी जिला डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि खेल सामग्री के लिए आवेदन करने वाली ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के पास अपना खुद का खेल मैदान या फिर हॉल की सुविधा होनी चाहिए। आवेदन के साथ इसकी फोटो लगानी होगी। जहां पर पहले से खेलों का सामान मिला हुआ है वहां दोबारा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को खेल सामग्री के रूप में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, कुश्ती, जूडो, मुक्केबाजी, योगा व वेट लिफ्टिंग का सामान दिया जाएगा। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि खेल सामग्री के लिए आवेदन करने वाली ग्राम पंचायतों को नगर निकायों को अपने खेल मैदान या हॉल की GPS लोकेशन सहित फोटो आवेदन पत्र के साथ भेजनी होगी। सभी जिलों में यह आवेदन पत्र 31 मार्च तक जिला स्तरीय खेल स्टेडियम में किसी भी कार्य दिवस पर जमा करवा सकेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सभी जिला मुख्यालयों से सिटी बस सेवा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्तमान में बात करें तो यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, गुरुग्राम और हिसार शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। अब रोडवेज विभाग ने अन्य बाकी जिला मुख्यालयों पर भी सिटी बस सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक बसों की खरीद योजना बनाई है। इतना ही नहीं, अब दूसरे राज्यों में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों जैसे श्री माता वैष्णो देवी, खाटू श्याम, सालासर बालाजी, हरिद्वार और अमृतसर के लिए भी चंडीगढ़, दिल्ली और गुरुग्राम से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की योजना बनाई है ताकि यात्रियों का सफर आरामदायक हो सके। स्टूडेंट्स को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 1000 नई बसों को खरीदा जाएगा। साथ ही महिला यात्रियों व छात्राओं के लिए भी समर्पित 273 बसों की संख्या का आंकड़ा बढ़ाकर 500 यानी कि दोगुना किया जाएगा। ग्रुप सी व ग्रुप डी पदों की नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल युवाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यानी फ्री सफर की सुविधा भी दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने बसों से सफर करने वाले यात्रियों को राहत पहुंचाते हुए गन्नौर, कलायत, कनीना और नरवाना में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए बस स्टैंड के निर्माण का भी फैसला लिया है। हरियाणा के सुपर 100 कार्यक्रम में इस साल भी विद्यार्थियों को 2 ही स्तर की परीक्षा को पास करना होगा। सबसे पहले बात करेंगे सुपर 100 कार्यक्रम क्या है, तो बता दें कि योजना के तहत सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में एडमिशन के लिए होने वाली इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग दी जाएगी। इस योजना के जरिए बच्चे मुफ्त कोचिंग ले पाएंगे। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पर प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर मुहैया करवाना है। इस सत्र में सुपर 100 के लिए पहले लेवल की परीक्षा का आयोजन हो चुका है और उसका रिजल्ट भी जारी किया जा चुका है। अब चुने गए विद्यार्थियों के लिए दूसरे स्तर की परीक्षा कुरुक्षेत्र स्थित सुपर 100 के मुख्यालय में आयोजित होगी। अब आगामी शैक्षणिक सत्र से नई प्रसारित व्यवस्था के मुताबिक भविष्य में छात्रों को 3 स्तर की परीक्षा को पास करना होगा। पहले और दूसरे स्तर की परीक्षा तय केंद्रों पर होगी, जबकि फाइनल और तीसरे स्तर की परीक्षा सुपर 100 हेड ऑफिस कुरुक्षेत्र में होगी। इससे सिलेक्शन प्रोसेस को और अधिक सख्त व पारदर्शी बनाने की तैयारी हो रही है। अंबाला के आसपास के इलाकों में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बीती रात को हुई बारिश
और ओलावृष्टि के कारण बिछ गई। गेहूं की फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई। गिरी हुई गेहूं की तस्वीर साफ तौर पर बता रही है कि किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी भी 19 से 21 मार्च तक वर्षा की और संभावना जताई है, जिससे किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि यह एक प्राकृतिक आपदा है, सरकार स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी करे। किसानों ने कहा कि जिन किसानों को ओलावृष्टि व तेज हवाओं से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है, उन्हें मुआवजा दिया जाए। वहीं किसानों का कहना है कि पिछली बार भी जीरे की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन सरकार केवल बयानबाजी तक सीमित रही। किसानों को मुआवजा देने के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा दिखा दिया गया। इसी के साथ साथ सरसों की फसल भी गीली होने के कारण अब उन्हें बेचने में काफी दिक्कत महसूस होगी। सरकार को जल्द ही फसल खरीद लेनी चाहिए। किसानों ने कहा कि एक उनका सहारा ऊपर वाला है तो दूसरा सरकार। अगर चाहे तो उन्हें मुआवजा देकर इस नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जा सकती है। करनाल जिले में घरौंडा के किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने किसानों को 23 मार्च को पीपली में होने वाली किसान मजदूर जन क्रांति रैली में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि रैली में किसानों और मजदूरों से जुड़े हुए कई अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। खासतौर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसानों में चिंता है, क्योंकि इससे देश की खेती और किसानों की आय पर असर पड़ना तय है। चढ़ोनी ने किसानों से बड़ी संख्या में रैली में पहुंचने का आह्वान किया। गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने बताया कि इस डील पर 10 मार्च तक हस्ताक्षर होने थे, लेकिन किसानों के आंदोलन की वजह से इसकी प्रक्रिया को अब अप्रैल महीने तक टालने की बात सामने आ रही है। चढ़ोनी ने कहा कि यदि यह डील लागू होती है तो अमेरिका का अनाज भारत में बिना किसी टैक्स के आएगा। इससे भारत के किसानों को बड़ा नुकसान होगा। चढ़ोनी ने कहा कि अमेरिका में किसानों के पास 2000 से लेकर के 50,000 एकड़ तक की जमीन होती है, जबकि भारत में 18 एकड़ से अधिक जमीन वाला किसान बहुत कम है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में किसानों को करीब 67% तक सब्सिडी मिलती है, जबकि भारत में किसानों को उतनी सुविधाएं नहीं मिलती। ऐसे में विदेशी अनाज आने से भारतीय खेती और भी अधिक कमजोर हो सकती है। चढ़ोनी ने कहा कि देश में तकरीबन 14.5 करोड़ किसान खेती पर निर्भर हैं। खेती के साथ साथ मंडियों के आड़ती और खेतों में काम करने वाले मजदूरों की रोजी रोटी भी इसी पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि गाँव में रोजगार के सीमित साधन है और खेती ही सबसे बड़ा सहारा है। अगर खेती कमजोर होती है तो लाखों परिवारों पर असर पड़ना तय है। इसी कारण 23 मार्च को पीपली में किसान मजदूर जन क्रांति रैली आयोजित होने जा रही है। हरियाणा सरकार शिक्षा व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने नूंह जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षा को बेहतर बनाने और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत कई स्कूलों में नए कमरे, आधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और आर्ट एंड क्राफ्ट रूम बनाए जाएंगे, जिससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सके। इस परियोजना के तहत कई स्कूलों में अतिरिक्त कमरे बनाए जाएंगे ताकि छात्रों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। इससे एक ही कमरे में कई कक्षाओं को पढ़ाने की समस्या से छुटकारा मिलेगा और बच्चों को बरामदे या फिर पेड़ के नीचे बैठकर नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आधुनिक प्रयोगशालाएं और आर्ट एंड क्राफ्ट रूम भी बनाए जाएंगे। इससे छात्र प्रयोगात्मक और रचनात्मक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। नूंह के सरकारी स्कूल में विज्ञान की प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। सालाहेड़ी के स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला के साथ साथ कंप्यूटर लैब का निर्माण भी किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य नूंह के सरकारी स्कूलों में मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार करना है, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और बेहतर पढ़ाई का माहौल मिल पाए। अगर आप एयरटेल यूजर हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काफी खास होने वाली है। एयरटेल की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए कुछ शानदार प्रीपेड प्लान ऑफर किए जा रहे हैं। कंपनी के पोर्टफोलियो में आपको कई सारे रिचार्ज प्लान देखने को भी मिल जाएंगे, परंतु आज हम आपको एक ऐसे रिचार्ज प्लान के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो एक फैमिली पोस्टपेड प्लान होने वाला है। हम एयरटेल के 1399 रुपए वाले प्लान के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस प्लान में आप एक साथ 4 सिम का इस्तेमाल कर पाएंगे। एक रेगुलर सिम के साथ आपको 3 एड ऑन का मौका भी मिलने वाला है। इस रिचार्ज प्लान में आपको 390 GB डाटा मिलने वाला है, जो इसे अपने आप में काफी खास बना देता है। अगर आप भी ज्यादा डाटा यूजर हैं तो यह प्लान आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। कंपनी के इस प्लान में प्राइमरी यूजर्स को 300 GB डेटा और हर एड ऑन सिम को 30 GB डेटा, यानी कि कुल मिलाकर इस रिचार्ज प्लान में आपको 390 GB डेटा मिलने वाला है। फ्री SMS के साथ आप देश भर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉल का लाभ उठा सकते हैं। इस प्लान में आपको नेटफ्लिक्स का भी फ्री में एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा कंपनी की तरफ से 6 महीनों के लिए अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जा रहा है। इस प्लान में 1 साल के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी एकदम से फ्री दिया जाएगा।
देश के प्रतिष्ठित स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस और जवाहर नवोदय विद्यालय यानी जेएनवी में शिक्षकों की भारी कमी सामने आई है। शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी दी कि देश भर के केवीएस और जेएनवी में कुल 13,000 से अधिक शिक्षण पद खाली हैं। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस में 8,618 पद और नवोदय विद्यालय यानी जेएनवी में 5,083 पद खाली हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि नए स्कूलों के खुलने, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, पदोन्नति और स्थानांतरण यानी ट्रांसफर जैसे कारणों से ये पद खाली हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि इन रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि जब तक नियमित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुबंध आधार पर शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केवीएस और जेएनवी के पिछले वर्षों के शानदार परीक्षा परिणाम इस बात का प्रमाण है कि शिक्षकों की कमी के बावजूद पढ़ाई का स्तर ऊंचा बना हुआ है। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड अब छात्रों को छठे या 7वें एडिशनल सब्जेक्ट के आधार पर पास नहीं करेगा। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो परीक्षा के दौरान नकल या फिर किसी अनुचित व्यवहार की वजह से बाहर कर दिए गए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट एग्जाम देनी होगी। सीबीएसई के नए नियमों के अनुसार अब स्टूडेंट्स को पास होने के लिए अपने मेन सब्जेक्ट में ही निर्धारित मार्क्स हासिल करने होंगे। अगर किसी छात्र का किसी विषय का रिजल्ट अनुचित साधनों या अन्य कारणों से रोका जाता है तो उसे एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स के आधार पर पास नहीं माना जाएगा। बोर्ड के पुराने नियमों के अनुसार बात करें तो अगर कोई स्टूडेंट किसी मेन सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स हासिल नहीं कर पाता था, लेकिन उसने एडिशनल सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स पाए हैं, तो उस सब्जेक्ट के आधार पर उसे पास कर दिया जाता था। अब बोर्ड ने इस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है। बोर्ड के अनुसार कुछ मामलों में छात्र एडिशनल सब्जेक्ट के सहारे पास हो जाते थे, जिससे एग्जाम सिस्टम की निष्पक्षता प्रभावित हो रही थी। इसलिए बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सख्त बनाने के लिए यह निर्णय लिया है। इस बदलाव के बाद छात्रों को अपने मुख्य विषयों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इस नियम के बाद एडिशनल सब्जेक्ट अब केवल आपकी स्किल और नॉलेज के लिए होंगे। नंबर्स बढ़ाने में इनकी कोई भूमिका नहीं होगी। ईरान इजराइल जंग का देश में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर असर पड़ा है। एलपीजी सिलेंडर की कमी के बीच इंडक्शन कुकर की डिमांड अचानक से कई गुना बढ़ गई है। हालात ये हैं कि कई इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में इंडक्शन स्टोव का स्टॉक खत्म हो चुका है। कंपनियों के लिए भी डिमांड पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में इंडक्शन कुकर की बिक्री में 400 से 500% का इजाफा हुआ है। बाजार के जानकारों का कहना है कि इंडक्शन बनाने में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर कच्चा माल चीन से आता है, इसलिए नई सप्लाई आने में तकरीबन 45 दिन का वक्त लग सकता है। ऐसे में कंपनियों के लिए प्रोडक्शन बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। कई कस्टमर ने बताया कि सिलेंडर के साथ साथ इंडक्शन के दाम भी बढ़ चुके हैं। पिछले महीने जो इंडक्शन 2200 रुपए में मिल रहा था, अब वही तकरीबन 3,000 रुपए का हो गया है। लगता है कि आने वाले दिनों में दाम और बढ़ेंगे। उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के भोपाल में डिप्टी सेल मैनेजर विनीत शर्मा ने बताया कि अगर किसी महीने में आमतौर पर इंडक्शन की 1,000 यूनिट बिकती हैं, तो इस बार पिछले 5 दिन में ही तकरीबन 8 से 9,000 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी इसकी डिमांड 8 से 10 गुना तक बढ़ चुकी है। इंडक्शन बनाने वाली कंपनियों के लिए भी अचानक बड़ी डिमांड चुनौती बन गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलरों का मानना है कि मौजूदा हालात स्थायी नहीं है। जैसे ही गैस सिलेंडर की सप्लाई सामान्य होगी, लोगों की चिंता कम होने लगेगी, इंडक्शन की डिमांड भी धीरे धीरे घट जाएगी। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 938 अंक की तेजी के साथ 75,502 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 257 अंक की तेजी रही और ये 23,408 के लेवल पर बंद हुआ। ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक सेक्टर के शेयरों में सबसे अधिक तेजी रही। आईडीबीआई बैंक के शेयर में 15.87 रुपए की गिरावट देखने को मिली। इसका शेयर 76.31 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार इस बैंक में अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी बेचने का प्लान रद्द कर सकती है। इसी वजह से निवेशकों में डर दिखा और शेयरों में बिकवाली बढ़ गई। सोने चांदी में लगातार दूसरे कारोबारी दिन गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,685 रुपए गिरकर 1,56,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 11,773 रुपए घटकर 2,48,000 रुपए पर आ गई। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,43,295 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।